खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। सोचिए जरा, जब हमारी पुरानी किताबें और पुरातात्विक सिक्के आपस में बिल्कुल अलग-अलग कहानियां बताते हैं, तो इतिहासकार आखिर प्राचीन साम्राज्यों का सच कैसे सामने लाते हैं? इसका जवाब उन शांत गवाहों में छिपा है। मेरा मतलब है उन प्राचीन अभिलेखों में जो पत्थरों, गुफाओं और धातुओं पर सदियों पहले उकेरे गए थे। तो इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहले हम अतीत को सुलझाएंगे, फिर इन अभिलेखों के अलग-अलग प्रकार देखेंगे। उसके बाद एक टिपिकल ताम्रपत्रा की संरचना समझेंगे, राजाओं की गाथाएं जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इनसे उस वक्त के समाज, धर्म और भाषा के बारे में क्या पता चलता है। चलिए शुरू करते हैं। अतीत को सुलझाना। देखिए, इन प्राचीन अभिलेखों को ना आप इतिहास के फोरेंसिक क्लूज या ठोस सुराग मान लीजिए। ये वो एसेंशियल कड़ियां हैं जो बिखरे हुए अतीत को एक साथ जोड़ती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, क्या होता है जब साहित्य और सिक्के हमें पूरी कहानी बताने में नाकाम रहते हैं? जब कहानियां धुंधली पड़ने लगती हैं या आपस में ही टकराती हैं, तब यही फिजिकल इंस्क्रिप्शंस इतिहास की अटूट सच्चाइयों को सामने लाते हैं। ये बिल्कुल पत्थर की लकीर होते हैं। असल में ये शांत गवाह इतिहासकारों का काम बहुत आसान कर देते हैं। कैसे? एक तो इनसे राजाओं का एग्जैक्ट शासन क्रम और डेट्स लॉक हो जाती हैं। फिर उस दौर का प्रशासन कैसा था, टैक्स के क्या रूल्स थे, कानून क्या कहता था, सब इनमें रिकॉर्ड होता है। यहाँ तक कि उस वक्त का धार्मिक संरक्षण, सामाजिक संगठन और कौन सी भाषा कहाँ फैल रही थी, इसकी पूरी डिटेल इन अभिलेखों से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, प्राचीन अभिलेखों के प्रकार। यहाँ हम उन अलग-अलग फिजिकल मीडियम्स को देखेंगे जिन पर इस प्राचीन दुनिया के रूल्स और रिकॉर्ड्स दर्ज किए जाते थे। अब इन मीडियम्स की वैरायटी देखिए कितनी कमाल की है। एक तरफ हमारे पास आम चट्टानें और गुफाएं हैं, जैसे नागार्जुनी गुफाओं में शैव पूजा और आदेश लिखे हैं। दूसरी तरफ विशाल अशोका स्टाइल के स्तंभ हैं जो शाही घोषणाओं के लिए यूज होते थे। फिर आते हैं जमीन का हक जताने वाले तम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट्स। और हाँ, शौर्य और अनुष्ठानिक मृत्यु को सम्मान देने के लिए बारीकी से तराशे गए वीर पत्थर यानी हीरो स्टोन्स भी इसमें शामिल हैं। इन सब में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है प्रशस्ति का। नाम से ही समझ आ रहा है ना, प्रशस्ति यानी प्रशंसा। ये कोर्ट पोएट्स या राजकवियों द्वारा लिखे गए ऐसे अभिलेख थे जो खास तौर पर राजाओं की महान जीत और उनके दबदबे को हमेशा के लिए अमर करने के लिए रचे जाते थे। एक तरह से आप इन्हें प्राचीन दौर का पीआर कैंपेन कह सकते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, एनाटॉमी ऑफ अ कॉपर प्लेट यानी एक ताम्रपत्र की बनावट। यह प्राचीन प्रशासन का अल्टीमेट टूल था। अगर आप एक टिपिकल कॉपर प्लेट को ध्यान से देखें तो उसकी संरचना वाकई हैरान करती है। देखिए, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और कानून तोड़ने पर पेनल्टी, ये चीजें आज की नहीं हैं, ये सदियों पुरानी मानवीय परंपरा है। एक टिपिकल प्लेट पर सबसे पहले राजा का नाम और शाही घोषणा होती थी, फिर एस्ट्रोनॉमिकल डेट, उसके बाद जमीन का पूरा टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, उसकी बाउंड्रीज, एग्जेम्पशंस, फिर जिसे जमीन मिल रही है उसका स्टेटस और आखिर में गवाहों के नाम और रूल तोड़ने पर सख्त सजा की चेतावनी। इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। 10वीं शताब्दी के हर 16 प्लेट्स को ही ले लीजिए। ये मीडिएवल रॉयल ग्रांड फॉर्मेट का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां परमारा राजा सियाका द्वितीय ने ब्राह्मण्स को 2 गांव दान किए थे। इसके अलावा लेट गुप्ता काल के शंकरपुर प्लेट्स, वाकाटका राजा हरि सेना के थैनेर प्लेट्स और धर्मपाला के मिलिट्री कैंपेन्स का जिक्र करने वाले खलीमपुर प्लेट्स भी इसके बहुत शानदार उदाहरण हैं। सेक्शन 4, राजाओं की गाथाएं। अब थोड़ा पॉलिटिकल पावर प्ले की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इंस्क्रिप्शंस विशाल साम्राज्यों के उतार चढ़ाव का पूरा मैप हमारे सामने रख देते हैं। 4वीं से 7वीं शताब्दी का टाइम किसी एक्शन मूवी से कम नहीं था। पावर शिफ्ट्स बहुत तेजी से हो रहे थे। समुद्रगुप्त के विस्तार और ट्रिब्यूट से शुरू कीजिए, फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय और उनकी लगातार जीत, फिर स्कंदागुप्त हुनों और पुष्यमित्रों को हराते हैं, उसके बाद यशोधर्मन हूण राजा मेहराकुल्ला पर जीत हासिल करते हैं, और आखिर में आती है 7वीं शताब्दी, जहां हमें हर्षवर्धना का शानदार प्रशासन देखने को मिलता है। इन सब में आइहोल प्रशस्ति वाकई सबसे दिलचस्प है। राजकवि रविकीर्ति द्वारा रची गई ये प्रशस्ति दर्ज करती है कि कैसे चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धना को धूल चटाई और अपनी राजधानी बदानी शिफ्ट की। सोचिए, एक विशाल सम्राट की हार को किसी दूसरे राजा ने अपनी जीत के पत्थर पर लिटरली हमेशा के लिए उकेर दिया। अमेजिंग, राइट?
अगर हम सिर्फ गुप्ता काल को देखें तो उनके अभिलेखों का नेटवर्क अपने आप में किसी पजल जैसा फैला हुआ है। दिल्ली के फेमस मेहरौली स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय की अचीवमेंट्स हैं, तो सांची में बुद्धिस्ट डोनेशंस का जिक्र है। तोमिन और बिलसाद में कुमार गुप्त प्रथम के टाइम के मंदिर दिखते हैं। यहाँ तक कि पहाड़पुर की प्लेट पूर्वी बंगाल की क्षेत्रीय बाउंड्रीज तक डिफाइन कर देती है। ये पूरा एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम था। अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, समाज, धर्म और भाषा। यहाँ हम स्ट्रिक्टली राजनीति से थोड़ा दूर हटेंगे और देखेंगे कि इन पुरानी चीज़ों से हमें उस वक्त के कल्चर की क्या डीप इनसाइट्स मिलती हैं। आप जानते हैं भाषा कैसे बदलती है, ये सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। ब्राह्मी और खरोष्टी जैसी अर्ली स्क्रिप्ट से लेकर संस्कृत, प्राकृत और पाली के स्टैंडर्डाइज होने तक का सफ़र हम इन इंस्क्रिप्शंस के जरिए ट्रेस कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, फॉरेन लैंग्वेजेस और रीजनल भाषाओं का शिफ्ट भी इनमें कैप्चर हुआ है। ये भाषाई मानकीकरण दरअसल इन साम्राज्यों की कल्चरल रीच दिखाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हल्मिदी शिलालेख। करीब 450 से 500 ईस्वी के बीच का ये इंस्क्रिप्शन कन्नड़ भाषा का सबसे पुराना ज्ञात शिलालेख है, जो कदंबा लिपि में लिखा गया था। ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां इतिहासकार पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ, यहां से एक रीजनल भाषा ने प्रशासनिक कामों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। और सिर्फ भाषा ही नहीं, इन रिकॉर्ड्स ने उस वक्त की जिंदगी का पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया है। तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस में क्राफ्ट्समैन और केरा शासकों द्वारा जैन मंक्स को डोनेशंस की डिटेल है। काहोम स्तंभ पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। वहीं एरन बोर इंस्क्रिप्शन बहुत सीरियस सोशल कस्टम्स जैसे हुलों के टाइम पर सती प्रथा के अर्ली साइंस की तरफ इशारा करता है। साथ ही देवपरा प्रशस्ति सेना डायनेस्टी का एक लंबा चौड़ा अकाउंट देती है। कभी कभी ये पत्थर बहुत ही पर्सनल और स्पिरिचुअल इवेंट्स का हिस्सा बन जाते थे, जैसे जैन धर्म में सल्लेखना की प्रथा। ये वॉलंटरी रिनंसिएशन यानी स्वेच्छा से जीवन त्याग देने का रिचुअल था, जिसे अक्सर हीरो स्टोन्स पर यादगार के रूप में उकेर दिया जाता था। 9वीं शताब्दी के किंग इरिगंगा नीतिमर्गा प्रथम का डोडोहुंडी निषिद्धि इसका एक डायरेक्ट प्रमाण है। यानी लाइफ के सबसे डीपली स्पिरिचुअल मोमेंट्स भी पत्थरों में हमेशा के लिए लॉक कर दिए गए। तो सब कुछ देखने के बाद हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये उखरे हुए पत्थर और धातु की प्लेटें दक्षिण एशिया के इतिहास के अल्टीमेट एंकर्स हैं। सदियों की कहानी बयान करने के लिए ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आज भी हमारे सबसे सस्ते और सबसे टिकाऊ टाइम ट्रैवल मशीन्स हैं। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। एक तरफ इन प्राचीन पत्थरों और ताम्रपत्रों की स्थायिता है, जो हजारों साल बाद भी हमारे सामने हैं। दूसरी तरफ हमारी आज की डिजिटल दुनिया है। सोचिए, हमारा ये आधुनिक समाज भविष्य के इतिहासकारों के लिए आखिर कौन से ऐसे ठोस और अमिट रिकॉर्ड्स छोड़कर जाएगा? क्या हमारा डेटा इन पत्थरों जितना टिक पाएगा? इस सवाल के साथ ही आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।